में भारत का भ्रमण उससे करवाने लग रहे हैं। उसका मतलब क्या है? और दूसरी चीज ये है कि टीसीएस इससे पहले एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, टीसीएस में भी गड़बड़ियां थी। हम ये कह रहे थे कि चोर हटा के साफ सुथरी व्यवस्था करो, इन्होंने चोर हटा के डकैत बैठा दिए। इसके अलावा छात्रों ने तकनीकी समस्याओं की भी शिकायत की, जैसे सिस्टम क्रैश होना, मशीनों का खराब होना और परीक्षा केंद्र का गलत आवंटन। ये भी आरोप है कि एसएससी ने हाल ही में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को बदला है, उसके बाद से गड़बड़ियां और बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, मुझे लगता है वो जारी रहेगा जब तक सरकार इसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढती है और एग्जाम जो है सही तरीके से नहीं करवाती है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ऐसे छात्रों का हो रहा है जो बहुत उम्मीद लगाकर इन एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्चते हैं, अपने परिवारों के जो सदस्य हैं उनके ये कुछ करना चाहते हैं, और अंत में जो छात्र है, जो युवा है इस देश का, वही निराश होता हुआ दिखाई देता है। अश्विनी के साथ मिलन शर्मा, आज तक। और अब आपको खबरदार करते हैं मध्य प्रदेश में किसानों के हक के पैसे से अपनी गाड़ी चलाने वाली राजनीति, जहां सीएजी रिपोर्ट से पता चला है कि किसान कल्याण का 90% पैसा सरकारी गाड़ियों पर खर्च कर दिया गया। और जब आज तक खबरदार करके सवाल कृषि मंत्री से पूछता है तो मंत्री कहते हैं गाड़ी तो खरीदेंगे। अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों शेर हैं, पेच में था मोगी का नाम है पारा सिंह। अजब तो अब की बार मध्य प्रदेश में वो गजब काम हुआ जो माफी लायक है। पता चला कि किसानों के हक का पैसा भी सरकारी विभागों में अंदर बांट करके बांट दिया गया, यानी उस पैसे से किसान कल्याण के दावे होते रहे, उससे सरकारी विभागों ने अपने कल्याण का तेल भरवा दिया। मध्य प्रदेश में सीएजी रिपोर्ट की जो फाइल देख रहे हैं, इसी से खबरदार करता वो पन्ना निकला जिसमें सरकार की किसान हित वाली सच्चाई का पता चल जाता है। सीएजी रिपोर्ट का यह पन्ना कहता है कि करीब 5.31 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर डेवलपमेंट फंड में बीते 4 साल में अधिकारियों ने 90% रकम यानी करीब 4.79 करोड़ रुपए गाड़ियों के उपयोग पर खर्च करते, यानी जो पैसा किसान के काम आता वो पैसा अधिकारियों की गाड़ी में चला गया। और हद तब हो जाती जब कृषि मंत्री से सवाल पूछे जाने पर जवाब आता है गाड़ी की जरूरत है तो खरीदी जाएगी। गाड़ी होगी तो गाड़ी खरीदी, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो गाड़ी ले जाएगी, गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सरकार गाड़ी खरीदे। किसान की जीवन की गाड़ी चले ना चले, कृषि मंत्री के मुताबिक मध्य प्रदेश में उनके विभाग की गाड़ी चलती रहनी चाहिए, भले किसान हित का पैसा है क्यों ना उसमें खर्च कर दिया जाए। एफडीए यानी उर्वरक विकास नीति का मकसद किसानों के हित के लिए खाद प्रबंधन में सुधार करता, उन्हें महत्वपूर्ण सहायता करता, खाद्य वितरण भंडारण वितरण की निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करना। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कहती कि इन काम पर नाम मात्र खर्च हुआ और गाड़ियों पर करोड़ों उड़ गए। कार्रवाई होना चाहिए, किसके आदेश से ये जो है गाड़ियां खरीदी गई हैं, और जो जिम्मेदार है अधिकारी, उस अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। कैग की रिपोर्ट ने यह भी साफ किया है कि किसानों के लिए राहत, प्रशिक्षण या उपकरण सप्लाई जैसे बुनियादी कामों पर नाम मात्र का पैसा खर्च हुआ। ऐसे में खबरदार करता सवाल कि किसानों के नाम पर बना पैसा वाकई कभी किसानों तक पहुंचेगा या फिर नहीं। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। आपने चिट फंड कंपनियों के बारे में सुना हो, जो लोगों को पैसा डबल करने का लालच देकर घोटाला करते। पाकिस्तान में सालों से तेल घोटाला कर रहा है, जिसमें वो तेल खोजने के नाम पर निवेशकों को लालच देता है, उनसे पैसा लेकर डकार जाता है। इस घोटाले का नया शिकार डोनाल्ड ट्रंप बने, जिन्होंने भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान में तेल खोजने का ऐलान कर दिया। लेकिन वो नहीं जानते कि चीन जैसे घाट देशों का पैसा डकार गया पाकिस्तान उन्हें भी बेच डालेगा। डोनाल्ड ट्रंप को झांसे में लेने का पाकिस्तान ने नया प्लान बनाया। 3 साल में तो मेरा नहीं ख्याल कि एक भी कुआं जो है वो खुद सकेगा। जो थिंकिंग है, पीछे थिंकिंग से रहकर ये है कि कुछ भी करके क्रिटिकल मिनरल, क्रिप्टो, कुछ भी करके एक दफा इनको भगा दो अमेरिकन को पाकिस्तान के अंदर, हटेंगे तो चाइना के साथ इनका टाकरा करा लेंगे तो दोनों से माल बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को फंसाने
उनके लालच से खेलने का ये पाकिस्तान का नया ठगी वाला प्लान है। पाकिस्तान के नाम सबसे ज्यादा बार अमेरिका को ठगने का रिकॉर्ड। दिलचस्प बात है, पाकिस्तान की हकीकत पता होते हुए भी अमेरिका बार बार जाल में फंस जाता है। Well, I stopped the war to in Pakistan. I love Pakistan. पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी अमेरिका को दूसरा लगाने वाली। Pakistan likewise. Very strong leadership. Some people won't like when I say that, but it is what it is. कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को आतंकवादी कहकर दुत्कारते रहे, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, पाकिस्तान उन्हें शीशे में उतारने में सफल हो गया। The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war, and I want to thank. पैसा डबल करने वाले ठगों की तरह पाकिस्तान की स्कीम बहुत सीधी। उसने अमेरिका को पाकिस्तान में तेल का भंडार खोजने का ठेका दे दिया। ट्रंप इसे लेकर इतने उत्साहित हैं कि कहते हैं एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल निर्यात करेगी। पाकिस्तान में तेल मिलने को लेकर आसिफ मुनीर को भी इतना भरोसा नहीं जितना भरोसा ट्रंप को हो चला। लेकिन ट्रंप नहीं जानते पाकिस्तान में तेल का भंडार मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। पाकिस्तान में तेल रिजर्व का शिगुफा साल 2018 में इमरान खान ने छेड़ा। दावा किया कि कराची के समुद्र तट के पास ईरान की सीमा 250 किलोमीटर दूर तेल और गैस के भंडार मिल गए। आपसे सबने आज 2 नफल जरूर मांगने हैं, क्योंकि हमारा वो समुंदर में कराची से आगे समुंदर में हम गैस का कुआं खोदा जा रहा है। गैस का भी कुआं खोला जा रहा है और लगता है कि एक हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा, और हो सकता है कि वहां से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनके ऐलान के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान के एक पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि तेल खोजने के कुछ खास नतीजे नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तान का ये तेल घोटाला हर साल बढ़ता ही गया और उनकी जगह पीएम बने शहबाज शरीफ ने दुनिया को ठगने के ऑफर देने शुरू कर दिए। ये देखिए, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने पिछले साल दावा किया कि उसके खैबर पख्तूनख्वा के तोहार और सिंध के खारों में 3 गैस रिजर्व है। इसके साथ ही लंकी मारवात में तेल रिजर्व होने की बात है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इन इलाकों से तेल निकालने में सालों लग सकते हैं। इसके अलावा खनन के लिए $5 अरब की जरूरत होगी। $5 बिलियन पर ध्यान दीजिए, जिसे लेकर पाकिस्तान में तेल की खोज करने की बात कही गई। पाकिस्तान हर साल इसी तरह निवेशकों को ठगने के लिए तेल निकालने का ऑफर देता। इसके बदले में कई $बिलियन लिए जाते, जिससे सरकार और सेना आपस में वही तेल निकालने वाली कंपनियां तो 4 साल में तेल न मिलने पर गोलियां बिस्तर बांध कर निकल जाती। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एक और बड़े मोटे निवेशक को जाल में फंसा दिया। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS, and BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States. India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. पाकिस्तान जानता है कि ट्रंप भारत से नाराज है, इसलिए उनकी इस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए आसिफ मुनीर एंड कंपनी ने उन्हें पाकिस्तान में अथाह तेल भंडार होने का ख्वाब दिखा दिया ताकि ट्रंप के लालच से फायदा उठाया जा सके। ये किस तरह खेलेगा दोनों साइड के? चाइनीज को भी फुदू लगाने के चक्कर में है, अमेरिकनों को भी फुदू लगाने के चक्कर में है, पाकिस्तानी कौम को भी फुदू लगाने के चक्कर में है, ये फौज को भी फुदू लगाने के। डोनाल्ड ट्रंप भले ही पाकिस्तान में तेल निकालने निकल पड़े हों, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान में इतना तेल है कि वो बदले में अमेरिकी कंपनियों की जेब ठग सके? तमाम दावों के बावजूद हकीकत यह है कि पाकिस्तान में घरेलू तेल का उत्पादन घट रहा है। साल 2020 में पाकिस्तान में रोज 90,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हुआ, जो 2025 में घटकर 65,000 हो गया। पाकिस्तान ट्रंप से पहले दुनिया भर के निवेशकों को चंदा लगा चुका है। 4 प्रमुख तेल और गैस कंपनियों साल 2021 और 2024 के बीच पाकिस्तान से बाहर निकलने का ऐलान कर चुके हैं। इटली की ENI ने
2 दशकों तक पाकिस्तान में तेल की खोज की और आखिरकार साल 2000 विदाई, जबकि कुवैत फॉरेन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 2024 के अंत में कई ब्लॉक्स में अपनी संपत्तियां पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन लिमिटेड को बेच दी। शेल ने 2023 में पाकिस्तान में अपना मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेच दिया और टोटल एनर्जीज ने 2024 के अंत में पाकिस्तान से बाहर निकलने का ऐलान किया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ने अगर तेल निकाल लिया तब क्या होगा, उसके पास ज्यादा अच्छी तकनीक है, तो क्या इससे पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा? इसका जवाब भी है ना। अलग अलग रिसर्च के आधार पर पाकिस्तान में 234 मिलियन से लेकर 353 मिलियन बैरल तेल का भंडार है। इस आधार पर तेल के संभावित भंडार के मामले में उसका 50वां नंबर आता है। वहीं भारत में 4,981 मिलियन बैरल तेल के भंडार अनुमानित हैं, जो पाकिस्तान से 10 गुना अधिक है। यानी भारत हर मामले में पाकिस्तान से आगे है। हालांकि महाशक्तियों को ठगने में पाकिस्तान से कोई जीत नहीं सकता। रूस से तेल खरीदने को लेकर भले ही अमेरिका भारत से नाराज हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत रूस संबंधों पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध अपनी अपनी योग्यता पर आधारित हैं। इन्हें किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत और रूस के बीच एक स्थिर और समय की कसौटी पर खरा उतरा रिश्ता। Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. भारत आत्मनिर्भर है। भारत को किसी देश के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। टैरिफ को लेकर डील पर चर्चा एक अलग बात है, लेकिन अगर अमेरिका जबरदस्ती कुछ कराने की कोशिश करता है तो भारत को इसकी आवश्यकता नहीं। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको आज की गुड न्यूज दिखाएंगे। आप रहिए खबरदार। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी Starex University, the pioneers of education. Learn today and lead tomorrow. दीवारों के रंग, फ्लोरिंग या फैंसी बाथरूम फिटिंग्स पे ना जाइए। अंदर की मजबूती जो सिर्फ टीएमटी से मिलती, उसको परखिए। आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित। कैप्टन 600 नहीं लिया तो क्या लिया? कैप्टन टीएमटी, घर की असली शक्ति। पानबा, ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट मास्टर ब्लेंड है। ग्रीन इंग्रेडिएंट्स पानबा, पहचान कामयाबी की। Moto G96 5G, all eyes on you. विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा। प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टाइल? एक हिंट तो देते। हिंट। बढ़िया आराम से। मंगलती, दिल से करो बात भगवान के साथ। मंगलदीप धूप दो गुनी खुशबू के साथ दे पूजा का बेहतर अनुभव। लाइन डेजर्ट किंग डेट। ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें। लायन डेजर्ट किंग डेट्स, सिंह जैसी मुझ में। कोई नया शो मिल गया क्या? जब सोकोडू का स्कूटर 9 पैसे पर किलोमीटर में चलेगा तो पैसे तो बचेंगे ही ना। चाय पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर। टैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। टैलेंट एडवांस टीएफटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।
दीवारों के रंग या फैंसी बाथरूम फिटिंग्स पे ना जाइए, अंदर की मजबूती जो सिर्फ टीएमटी से मिली उसको परखिए। कैप्टन टीएमटी, घर की असली शक्ति। हर पल बनाओ केसरी त्योहार। बोलो जुबान। All eyes on. How has he seen it all? Like the Moto G96 5G. all eyes on you. हेलो मोटो। फिर वो वाले फिटिंग्स नहीं चलेंगे, सिर्फ वो वाले चलेंगे। किचन फिटिंग्स बाय ओसवाल्ड makes the world go. Moto G96 5G. All eyes on you. नमस्कार, आइए जानते हैं अभी की बड़ी खबरें। प्रेजेंटेड बाय मोटोरोला। राहुल गांधी का आरोप, कहा वोटों की चोरी करा रहा चुनाव आयोग। राहुल के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर बोले थरूर, भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं। जुलाई में बम्पर जीएसटी कलेक्शन, 1.96 लाख करोड़ की हुई कमाई, 7.5% का इजाफा। Presented by पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। In association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। आइए हम आपकी मुलाकात किसान के एक परिवार से कराते हैं। इस परिवार के सदस्य सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन संकेतों के सहारे चलने वाली इनकी जिंदगी कभी ना हार मानने का संदेश देती है। सिसार के पटेल नगर में रहने वाला विजय अरोड़ा का ये परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी कुसुम है, बेटी जानवी है, बेटा सरल है। ये एक दूसरे के साथ अपने जिंदगी की हर परेशानियों का हल निकाल रहे हैं। जैसे जब कोई बाहर से आता है, डोरबेल बजाता है तो सुन नहीं सकते, पर घर की लाइट जल जाती। जलती लाइट को देखने से पता चल जाता है कि घर से बाहर कोई आया है। दोनों बच्चे आराम से पढ़ाई करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। खास बात यह है कि बेटी जानवी को कहानी लेखन में राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा सांकेतिक भाषा में कहानी लिखने के लिए भी उसे पुरस्कृत किया जा चुका है। ये खास परिवार उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो मानते हैं कि दिव्यांगता की वजह से जीवन मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर अगर हम समझें तो छोटी छोटी परेशानियों से हिम्मत हार जाने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं, बहुत बड़ी मिसाल बने। ये इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार। Presented by पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। In association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। दीवारों के रंग, ये फ्लोरिंग या फैंसी बाथरूम फिटिंग्स पे ना जाइए, अंदर की मजबूती जो सिर्फ टीएमटी से मिलती उसको परखिए। आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित। कैप्टन 600 नहीं लिया तो क्या लिया? कैप्टन टीएमटी, घर की असली शक्ति। कौन बाहर? ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट मास्टर ब्लेंडर। कौन बाहर? पहचान कामयाबी। Moto G96 5G. All eyes on you. भैया कोई नया शो मिल गया क्या? जब सोकोडू का स्कूटर 9 पैसे पर किलोमीटर में चलेगा तो पैसे तो बचेंगे ही ना। Sokudo, the earning member of your family. दीवारों के रंग या फैंसी बाथरूम फिटिंग्स पे ना जाइए, अंदर की मजबूती जो सिर्फ टीएमटी से मिले उसको परखिए। कैप्टन टीएमटी, घर की असली शक्ति। All eyes on. How has he seen it all? Moto G96 5G. हेलो मोटो। Powered by NBC Bearing, भारत का पहला बेरिंग निर्माता। हो जाए स्क्वाट करना पड़ता है, एक बल्ब दो बल्ब। मैं बल्ब से कर देती हूँ वाले
छोटे वाले गलत करने पड़ता है। हम तो घर है यही सही कर लेते हैं, सुविधा तो नहीं। हाँ? ये वाले मैं इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता, तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फुट फुट के रोई। और मामू टीप का नाम तो बताओ। टीप टीप हो गया। मैं उसके लिए कुछ ले भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखी हुई। नाम याद ना? नाम उसका नाम है तुम्हें? और मैं रो रही हूँ और वो मुझे चुप करा रही, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी को सब नेता जो भगवान आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इससे पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है, एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे, और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है, ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। ना ना पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोफुट Starix University, the pioneers of education. Learn today and lead tomorrow. नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत। नमस्कार, मैं हूँ अंजना और मेरी तरफ से भी खबरों के विश्लेषण में आपका स्वागत। आज सबसे पहले आपको ट्रम्प के उस टैरिफ के बारे में बताएंगे जो 7 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि भारत ने अमेरिका की शर्तों पर समझौते से इनकार कर दिया है। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अमेरिका का ये टैरिफ वाकई भारत के लिए नुकसानदायक साबित होगा या फिर खुद अमेरिका इस टैरिफ से घायल होने वाला है। इसके बाद मालेगांव ब्लास्ट में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के दावे का फैक्ट चेक करेंगे, जिसने आरोप लगाया है कि इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस मोहन भागवत को गिरफ्तार करना चाहती ताकि भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित किया जा सके। महबूब मुजावर, इसके दावे के बाद एक बड़ी बहस शुरू हो चुकी है कि क्या सरकार इस स्तर तक भी जा सकती थी, इसीलिए इस दावे की जांच करना जरूरी है। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के एक और दावे का फैक्ट चेक हो चुका है जिसमें वो गलत पाया गया। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में चलाई जा रही पीटीए पाठशाला के बारे में बताएंगे, जिसमें बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसे लेकर विवाद शुरू हो गया। सहारनपुर से ऐसी एक पाठशाला का वीडियो आया है जिसमें बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर टिम्पल और एम फॉर मैंगो नहीं, एम फॉर मुलायम पढ़ाया जा रहा है। इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सा? आज मैं देश के जानलेवा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी जो आए दिन लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अब पुणे में सड़क किनारे बने गड्ढे की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गड्ढे की वजह से उनकी स्कूटी फिसल गई और वो एक कार के नीचे आ गए। पहले बात हम ट्रम्प की
की कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो शब्द है टैरिफ। आज 1 अगस्त है और आज से टैरिफ को लेकर अमेरिका की आखिरी डेडलाइन समाप्त हो गई है। व्हाइट हाउस ने अपने ताजा बयान में कहा है कि टैरिफ की नई दरें 7 अगस्त से प्रभावी होंगी और जिन देशों को अब तक टैरिफ की नई दरें नहीं बताई गई हैं, उन्हें आज देर रात 3 से 4 बजे तक इसकी जानकारी दे दी जाएगी और ये समय अमेरिका में शाम 4 से 5 बजे का होगा। अब तक दुनिया में सिर्फ 33 देश ऐसे हैं जिनके साथ अमेरिका ने ट्रेड डील को फाइनल किया, जबकि 120 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया ही नहीं है। इनमें हमारा देश भारत भी शामिल। भारत में इस मुद्दे पर काफी राजनीति भी हो रही है, लेकिन सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कृषि, खेती, नॉन वेजिटेरियन, डेयरी प्रोडक्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और अपनी धार्मिक भावनाओं को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। नॉन वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट का मतलब उन गाय और मवेशियों के दूध से है जिसके लिए अमेरिका में उन्हें चिकन, सुअर, मछली के अवशेष वाला चारा दिया जाता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें वो होती हैं जिनके बीजों की बनावट को लैब में इस तरह से बदला जाता है कि ये फसलें ना तो कीड़ों के मार से मरती हैं और ना इनकी पैदावार भी ज्यादा से ज्यादा उस वक्त की जाती है। लेकिन भारत इस पर भी समझौते के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अमेरिका ने टैरिफ की जो नई दरें लागू की है उससे भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। इससे बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी भारत की जो जीडीपी है उसमें कितना फर्क आएगा, कितनी गिरावट? 0.2%। और सरकार ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका को जो उत्पाद, जो वस्तुएं निर्यात करता है उनमें ज्यादातर सामान पर अब भी नया टैरिफ लागू नहीं होगा और भारत को उम्मीद है कि वो टैरिफ के झटकों को आसानी से सह लेगा। सरल शब्दों में कहें तो जैसे भूकंप के हल्के झटकों से कोई नुकसान नहीं होता है, उसी तरह से टैरिफ के ये झटके भी भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब देखिए, आज पूरी दुनिया में जब टैरिफ शब्द की इतनी चर्चा हो रही है तब ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि ये शब्द अरबी भाषा से आया हुआ वर्ड है। अरबी भाषा में इसे तारिफ कहा जाता था। इसका मतलब होता था सूचित करना। जब यूरोप के व्यापारी भूमध्य सागर क्षेत्र में अरब के व्यापारियों के संपर्क में आए तब उन्होंने इस शब्द को अपनाया और इस तरह सूचना देने के लिए इस्तेमाल होने वाला तारीफ शब्द टैक्स के लिए टैरिफ के रूप में इस्तेमाल होने और आज पूरी दुनिया इसी टैरिफ की टेंशन में डूबी हुई है। हमारे देश में भी इस टैरिफ का टकराव हो रहा है। हालांकि आज हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बनकर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर टिप्पणियां भी कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डीकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मालेगांव ब्लास्ट केस के इन्वेस्टिगेशन में शामिल महाराष्ट्र एटीएस के एक पुलिस अधिकारी ने यह दावा किया है कि इस मामले में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डाला गया था। अभी एक दिन पहले ही इस मामले में पूरे 17 वर्ष के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। खास बात यह है कि उस समय की यूपीए सरकार ने इस मामले को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की और ये कहा कि इस बम धमाके में हिंदू आतंकवादी शामिल है। आज हम हिंदुओं के खिलाफ हुई इस साजिश को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम राहुल गांधी की उस राजनीति को डिकोड करेंगे जो लगातार भारत विरोधी ईंधन पर चल रही है। राहुल गांधी आजकल हर उस मुद्दे को बड़ा बनाते हैं जिसमें किसी विदेशी ताकत द्वारा या तो भारत को बदनाम किया जाता है या भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश होती है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता मोदी सरकार का विरोध करते करते कहीं भारत का विरोध तो नहीं करने लगे। और आखिर में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को मिले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का विश्लेषण करेंगे। शाहरुख खान को अपने 33 वर्ष के फिल्मी करियर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। आज हम आपको इसका मतलब समझाएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, जबकि मालेगांव ब्लास्ट की चार्जशीट में मोहन भागवत का नाम तक नहीं था और उनका इस बम धमाके से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं। फिर भी
महाराष्ट्र एटीएस को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया और यह खुलासा महाराष्ट्र एटीएस के ही एक पूर्व इंस्पेक्टर ने किया। कल हमने आपको बताया था कि वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 लोगों को बरी किया गया था और कैसे इसके जरिए हिंदुओं पर भगवा आतंकवाद का कलंक लगाने की कोशिश की गई। उस समय राहुल गांधी, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह जैसे नेता लगातार भगवा आतंकवाद की थ्योरी पर बड़े बड़े बयान दे रहे थे और राहुल गांधी तो लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से भी ज्यादा बड़ा खतरा इस भगवा आतंकवाद को बता रहे थे। तो क्या मोहन भागवत की गिरफ्तारी की तैयारी भगवा आतंकवाद की इसी थ्योरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी? 74 वर्ष के मोहन भागवत वर्ष 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं, जो लगातार हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म, राष्ट्रवाद और एकता जैसे विषयों पर अपनी बातें दुनिया के सामने रखी। उनकी गिरफ्तारी हिंदू समाज पर एक बहुत बड़ा आघात होता है। तो क्या जानबूझकर उनकी गिरफ्तारी के जरिए 100 करोड़ हिंदुओं को बदनाम और अपमानित करने की साजिश रची गई थी? जब वर्ष 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। सबसे बड़ी बात यह है कि चार्जशीट में नाम नहीं होने के बाद भी मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की कोशिश कैसे हुई और क्या मोहन भागवत की गिरफ्तारी से भगवा आतंकवाद की थ्योरी को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी थी, इसे फूल प्रूफ बनाने की तैयारी थी? इसलिए सबसे पहले आप महाराष्ट्र एटीएस के इस पूर्व अधिकारी का यह पूरा बयान सुनिए, जिन्हें पूरी जानकारी थी कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में मोहन भागवत का कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही। मेरे को जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी रहे, मेरे जवाब थे परमवीर सिंह थे, ये पहले उनके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के ले, ऐसा था। और तब उस वक्त तो भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के, और ये जो काम करने के लिए तो बोला कि मैंने ये किया, तो सजा में काम नहीं करने थे, मेरे को अटक हो गया, जेल में डाला गया और मेरी बदनामी की गई। फिर मैं वो केस के अंदर मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मैंने कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष क्यों बना। एक बात तय है कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की तैयारी पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर नहीं कर सकता और संभव है कि यह फैसला ऊपर से किसी ने लिया हो। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि उस समय की यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से बदला लेना चाहती थी, इसलिए मोहन भागवत को भगवा आतंकवाद के झूठे आरोप में फंसाने की एक कोशिश की गई। महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर। ये निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी हो। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की एटीट्यूड जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के स्थान पर उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, इस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा। अब जरा सोचिए, आखिर कांग्रेस और यूपीए सरकार के निशाने पर हिंदुत्व, देश के हिंदू, आरएसएस और मोहन भागवत क्यों थे? क्या मोहन भागवत को आतंकवादी साबित करके कांग्रेस पार्टी देश के अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करना चाहती? और क्या ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कोई खास विचारधारा राजनीति में ताकतवर न बन सके? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है
और आज इस साजिश का खुलासा हो रहा है और ये देश भर के लोगों को आज समझना चाहिए कि जब कोई इस विचारधारा की सरकार सत्ता में आ जाती है तो फिर वो